Hello students, we are doing the unit laws of motion, and in this unit we have covered up to the topic friction. Friction we have studied. Today under this lecture we will cover the following topics. First topic we will cover is dynamics of uniform circular motion or centripetal force. Second topic that we will cover under our today's lecture is centrifugal force. What do we understand by the centrifugal force? And third topic we cover is very important from the exam point of view, rounding of a level curved road. These three topics are very important from the exam point of view. So let us discuss one by one. First topic we will discuss is dynamics of uniform circular motion or centripetal force. So first of all students, which motion is said to be uniform circular motion? कौन से मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? समझिए, यूनिफॉर्म मोशन पहले हम किसको बोलते हैं? ऐसा मोशन जिसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जिसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। अब ये मोशन यूनिफॉर्म भी है एंड कैसा है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो बस सर्कुलर मोशन भी हम समझते हैं कि अ मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो ये बन गया हमारा क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स एक ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ के अलोंग हो, जस्ट लाइक दिस, और इस सर्कुलर पाथ के अलोंग जो मोशन है उसकी स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसे मोशन को वी कॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन वर्ड्स हाउ कैन वी डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ही तो होगा, वही तो मूव करेगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling at a constant speed. In which path? Circular path. Along a constant speed along a circular path. Such a motion is known as uniform circular motion. That means motion should be along a circular path and speed should be constant speed. Such a motion is known as uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए, इसका कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक फोर्स चाहिए उसको इन ऑर्डर टू मूव इन सर्कुलर पाथ। अपने मोशन को सर्कुलर बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू maintain a circular path, this object continuously needs a force and that force is known as centripetal force. नाम से ही देखिए पता चल रहा है centripetal force, that means towards the center. देखिए, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि उसकी नेचुरल कंडीशन में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाना पसंद करेगा। सो स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर हमें सर्कुलर बनाना है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, तो इसको अगर हमें ऐसे सर्कुलर बनाना है तो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा it has the tendency to move in straight line, so it would like or it intended to move in this direction. इसका इंटेंशन इस डायरेक्शन में जाने का है, स्ट्रेट। तो अगेन इसके ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको अगेन ऐसे ना करके ऐसे बेंड कर देगा। ठीक है,
अगेन जब वो इस पॉइंट पे होगा ऐसे स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, बट अगेन ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स its motion becomes circular. So at every instant a force is applied on the object and this force provides its circular motion, and this force is known as centripetal force. तो centripetal force को कैसे explain कर सकते हैं? Centripetal force is a force which acts on an object towards the center and which is responsible for the circular motion of an object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए हमें एक फोर्स चाहिए. कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स is required for what? Circular motion. So centripetal force is the force which is required to move a body uniformly in a circle. देखिए किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली एक सर्कल में अगर मूव कराना है, इसका पाथ अगर यूनिफॉर्म रहना चाहिए अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन centripetal force is required and this force acts towards the center of the circle. This force acts towards the center. देखिए जहां पे ये फोर्स हमेशा ही ऐसे लगेगा, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ इस सर्कुलर पाथ का, तो सर्कुलर पाथ का अगर हम ये रेडियस ये सेंटर मान लेते हैं तो ये सारे क्या हैं? ये रेडियस है. तो कैन आई से ये जो फोर्स लगता है इट इज अलोंग द रेडियस. So this force acts towards the center of the circle and acts along the radius. ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सेंटर की तरफ लगे एंड अलोंग द रेडियस एक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर ऐसे जा रहा है स्ट्रेट पाथ में और अगर हमें उसके मोशन को सर्कुलर मोशन बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो कि इसको स्ट्रेट लाइन में ना करके सर्कुलर बना देगा. एट एवरी पॉइंट ए force is acting on the object in order to make its motion circular just like this. क्लियर है? अब देखें सर्कुलर मोशन की तो हमने बात कर ली, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी हमने बात कर ली. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो किसी एक इंस्टेंट पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन क्या है? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में ऐसे देखिए जस्ट लाइक दिस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऐसे. सपोज ये एक इंस्टेंट है, टाइम इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमें इस पॉइंट पे हम इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन पता करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस. सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन of an object at any instant is given along the टेंजेंट. जो भी ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसी के अलोंग क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे. सपोज इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं डायरेक्शन, तो वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट. ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. अलोंग दिस टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. देखिए हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो मोशन है सर्कुलर मोशन, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सपोज ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट है इस पॉइंट पे टेंजेंट करो. तो ये सारे टेंजेंट्स आर गिविंग द डायरेक्शंस एट दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट. एट एवरी इंस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है. अब देखिए बेटा, जब
motion is uniform circular motion. In that case, see, at this point this is the direction of motion of the object, at this point this is the direction, at this point this is the direction. That means at every single point, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो जहां पे डायरेक्शन चेंज होती है, देयर इज, वी कैन से देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी. बिकॉज देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमने बताया था कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मींस स्पीड प्लस डायरेक्शन, यही होती है. स्पीड भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है. इफ आइदर ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, इफ एनीवन इज चेंजिंग, तो स्पीड चेंज कर जाए या फिर डायरेक्शन चेंज कर जाए या दोनों चेंज कर जाए. बट हमारे पास केस क्या है, speed is constant but direction is continuously changing, then we can say this is the case of change in velocity. तो यहाँ पे the motion of this body is uniform circular motion, therefore at every point we are finding different directions of motion. So direction of motion is continuously changing. So we can say there is change in velocity, and change in velocity means what, acceleration. Hence this object will undergo acceleration. This object will go under acceleration. And beta, if because this force is centripetal force, because centripetal force की वजह से ही इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ना होके कैसा है, सर्कुलर मोशन है. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुई है, दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस. So the acceleration which is produced due to centripetal force, such an acceleration is known as centripetal acceleration. Clear है? Centripetal acceleration और radial acceleration. Radial acceleration. Clear? अब देखें, centripetal acceleration के लिए in the unit 2 we have derived a formula that acceleration is given as v square by r. Clear? और यहाँ से acceleration के लिए ये हमने linear जो motion था उसमें हमने एक formula निकाला था, और rotational in the 5th unit acceleration के लिए हमने वहाँ पे एक formula निकाला था r omega square. ठीक है, normally we know acceleration is equal to the r omega square. ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में होगा क्या कि v आपके पास क्या होगा, r ओमेगा लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी v को r ओमेगा नहीं, आप एक्सेलरेशन के लिए v स्क्वायर बाई r लिख सकते हो और r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है, अब देखें यहाँ से r तो r ही होगा, आपके पास ओमेगा क्या होगा, 2 पाई न्यू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू. क्लियर? तो acceleration is equal to the v square by r and this is equal to the r omega. ठीक है, अब देखें यहाँ से we know जो centripetal force का फॉर्मूला है, we know it is mv square by r. सिंपली हम लिख सकते हैं कि centripetal जो फोर्स है that is acting towards the center and due to which the motion of an object is circular motion. तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r. बट ये कैसे डिराइव हुआ तो वो देखते हैं. आपको पता है कि यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी. r क्या है बेटा, ये जो हमने सर्कुलर पाथ बनाया था उसका रेडियस r. क्लियर?
और यहाँ पे ये न्यू है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। जो आपका ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन में है तो रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ये फ्रीक्वेंसी है। तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू द m इंटू ए, हम सबको पता है। तो F इज इक्वल टू द, ये m को हम m ही रखेंगे, a की वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर दे तो ये बन जाता है mv स्क्वायर बाई r, वही आ गया। एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है। इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो ये बन जाएगा m, एंड a की वैल्यू अगर रखोगे तो हम रख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो दिस इज एम आर ओमेगा 2 पाई न्यू एंड दिस इज होल स्क्वायर, सो इट वुड बिकम 4 पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर। Clear? So this is centripetal force which is given as mv square by r. It is equal to the 4 pi nu square mr. So this is the centripetal force which is responsible for the circular motion of an object. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि this centripetal force acts along the radius of the circle, circular path. रेडियस के अलोंग होगा एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है बेटा, ये तो था सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। अब इसी से रिलेटेड होता है हमारे पास क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या था, this is a circular path in which an object is moving. We have seen that at this point, this is the direction of motion, this is the direction of motion, this is the direction of motion, and this is the direction of motion of the object. This is the center of the circle O, and it is its radius R. Okay, we know that naturally कोई भी body है उसकी tendency is to move in a straight line. It would like to move uniformly along a straight line. जब इस body के ऊपर centripetal force लगता है तो this body starts to move in a circle. This is due to the centripetal force. लेकिन when this body, suppose हमने क्या किया, इसके ऊपर centripetal force लगा के इसके straight motion को किस में convert कर दिया, circular motion में convert कर दिया, but इसकी जो natural tendency है, natural tendency तो natural रहेगी ना, it would always and always tries to regain its original position. मतलब ये यहाँ पे है, हमने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसको सर्कुलर कर दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऐसे होगी। एवरी पॉइंट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इसका जो मोशन है वो क्या हो जाता है, सर्कुलर। लेकिन इसका जो टेंडेंसी है टू मूव इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, दैट मीन्स इस पॉइंट पे ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी, बट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इट अगेन बिकम्स सर्कुलर। तो ये जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी to move along the straight line gives rise to a force known as centrifugal force. और ये centrifugal force बेटा हमेशा एंड हमेशा ऑपोजिट होगा किसके, this is always and always opposite to the centripetal force. कि जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल कब अराइज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेस व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये देखिए हमने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको ऐसे तो बना दिया है, सर्कुलर बना दिया, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी इट वुड love to move in this direction. ठीक है, because it like its natural tendency to move in straight line. जब ये इस point पे आएगी तो this would like to move in this direction. जब ये इस point पे आएगी तो try करेगी अपनी इस direction में जाने की, वो इस point पे आएगी तो कोशिश करेगी ऐसे जाना हो, लेकिन force लग के again वो
सर्कुलर बन जाता है। यहाँ पे आई तो इट वुड लाइक टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, मतलब एट एवरी पॉइंट इट इज ट्राइंग टू regain its natural tendency to move in straight line, and because of this tendency of the body this centrifugal comes into rise। ठीक है, तो जो बॉडी की टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अराइज होता है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों था, टू गिव द मोशन, सॉरी टू गिव द बॉडी ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम किसकी बात करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। इन द सेम वे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, सपोज दिस इज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी and this is the centripetal force। suppose F1 is the centripetal force and this is a stone, जिसको हम एक एंड से टाई करके, स्टोन को थ्रेड के एक एंड से टाई करके हाथ से क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में इसको मूव कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स also acts along the radius but away from the center of circle। देख रहे हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी अलोंग द रेडियस ही होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से क्या होगा, अवे। so we can say if centripetal force is in this direction, centrifugal force would be in this direction, opposite to the centripetal force। so this is the concept of small concept, centrifugal force। now next concept is rounding of a level curved road, rounding on a level curved road। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि whenever a vehicle takes turn on a level curved road, तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड सेफ है किसी भी एक रोड पे टर्न लेने के लिए। तो इस टॉपिक के अंदर हम वही सब स्टडी करेंगे कि हाउ कैन ए व्हीकल टेक्स अ टर्न विद द मैक्सिमम स्पीड ऑन ए लेवल कर्व रोड। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे कि कोई एक रोड है जो लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर एक कर्व में कैसे जो व्हीकल है वो एक टर्न लेता है विद द मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड, सो दैट वो स्किड नहीं करे, एक मैक्सिमम स्पीड के साथ, और वो सेफ भी होनी चाहिए कि कैसे एक व्हीकल जो है वो टर्न लेता है। आपने देखा होगा नेचुरली जब कोई टर्न आता है और आप टू व्हीलर पे हो, ठीक है, उस केस में आप क्या कर देते हो, थोड़ा सा बैंड हो जाते हो टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब टूवर्ड्स द दिस कर्व, ये जो एज है रोड की, इस एज की तरफ थोड़ा बैंड हो जाते हो, ठीक है, ये करते हो। तो ये तब तो पॉसिबल है व्हेन आइदर यू आर मूविंग ऑन अ बाइसिकल और यू आर मूविंग ऑन अ टू व्हीलर। लेकिन इफ यू आर गोइंग बाय ए कार, ठीक है, अगर आप कार से जा रहे हो तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार इज मूविंग ऑन फोर व्हील्स जो कि ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। उस केस में हम ये बैंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो बैंडिंग नहीं कर सकते हैं तो उस केस में देखिए हम बात कर रहे थे राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व्ड रोड। एज आई टोल्ड यू कि अगर हमें एक फोर व्हीलर के साथ, एक व्हीकल के साथ, एक गाड़ी के साथ अगर हमें एक टर्न लेना हो एक लेवल कर्व्ड रोड पे, तो हम कैसे वो टर्न लेंगे, क्या स्पीड होनी
चाहिए, क्या मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या सेफ स्पीड है सो दैट व्हीकल स्किड ना करे, तो ये हमें समझना है। सो व्हेन ए व्हीकल goes around a curved road, ठीक है, कि रोड में क्या है, एक कर्व है जस्ट लाइक दिस, ऐसे पहले ये स्ट्रेट आ रहा था व्हीकल, अब यहाँ पे कर्व है, तो कर्व में कैसे वो एक टर्न लेगा, राउंड होगा, ठीक है, गोज राउंड ए कर्व रोड। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर एक कर्व के अलोंग अगर आपको टर्न लेना है तो आपको किसकी जरूरत होगी, दिस व्हीकल नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की उसको रिक्वायर्ड है टू टेक अ टर्न अराउंड ए लेवल कर्व रोड, सो इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पे जिस सपोज this is a level curved road like this, just like this। देखिए अगर हम इसको एक सर्कुलर पाथ मान लें कि इस सर्कल के अलोंग ये सर्कल है इस कर्व की, तो इसका रेडियस होगा कुछ इतना, तो इसके अलोंग हमारा जो व्हीकल है उसको क्या लेना है, एक टर्न लेना है, क्लियर। तो वाइल राउंडिंग दिस, जब एक टर्न लेगा इस कर्व के अलोंग, तो उस टाइम पे जो व्हीकल होगा उसकी क्या टेंडेंसी होगी, देखिए जो ये व्हीकल है इस कर्व से पहले ऐसे स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा था जस्ट लाइक दिस, एट एवरी पॉइंट इट्स मोशन वाज लाइक दिस, मतलब इसकी टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही ये टर्न आता है तो हम क्या करते हैं, अपने व्हीकल के स्टीयरिंग को, सपोज यू आर मूविंग इन अ फोर व्हीलर, तो आप क्या करोगे, व्हीकल के स्टीयरिंग को आप इस कर्व के अलोंग टर्न लोगे, और आपका जो गाड़ी है वो सपोज आप इस पोजीशन में जा रहे थे, एक्चुअल में आपको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ ना होके आपने एक टर्न लिया, स्टीयरिंग पे फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे ना करके आपका जो व्हीकल है वो इस पॉइंट पे आ गया, समझ रहे हो। इसकी टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसको स्ट्रेट, लेकिन ड्यू टू दिस टर्न you have applied a force on the steering and your vehicle has turned along this point, ये point है, अब आपका जो motion है उसका point ये है। अब देखिए यहाँ से इसके और इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप है, ये इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को P डैश मान लेते हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी है इट विल ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन को मैं ऐसे बना दूं P से, क्योंकि ये ऐसे मूव करता आ रहा था ऐसे जस्ट लाइक दिस 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 दिस, तो इसको ऐसे जाना चाहिए इस पॉइंट पे, लेकिन आपने स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाया एंड यू हैव कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जो इसकी टेंडेंसी है नेचुरल लाइन के अंदर मूव करने की, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने की, बट ड्यू टू द फोर्स, स्टीयरिंग पे जो आपने फोर्स लगाया उसकी वजह से यहाँ पे आ गए, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये अपनी जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा। द मोमेंट इट ट्राइज टू मूव, इसका इंटेंशन है ये, दिस इज द इंटेंशन, इसका इंटेंशन है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अलोंग जाने का, ठीक है। बट the moment it tries to move in this direction, a force will appear that is known as force of friction, जो कि क्या करेगा, इस opposite direction में लगेगा ऐसे, ठीक है। इस force of friction की वजह से इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड हो जाएगा, अलोंग अ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये ऐसे स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगेन ये यहाँ पे होगा, अगेन ये यहाँ पे होगा, अगेन ये यहाँ पे होना चाहिए इसको। तो स्ट्रेट लाइन इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये ऐसे जाएगा, और देखिए यहाँ पे
हमने जो रोड है उसको कुछ ऐसे कर्व में बनाया है, तो यहाँ से क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। लेकिन एवरी टाइम एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले ले कि व्हील और रोड के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से हर बार ये जो इसका जो नेचुरल डायरेक्शन है मोशन की वो ये ना होके इस फ्रिक्शन की वजह से हर बार इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, टुवर्ड्स द कर्व हो रही है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन अलोंग दिस कर्व रोड। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे, सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो आपकी व्हीकल है वो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन दिस डायरेक्शन इट विल गो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल स्किड। यहाँ से क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। हमें ये लग रहा है कि ये स्लिप कर जाएगा, बट एक्चुअल में क्या होगा कि ये स्लिप नहीं करेगा, बिकॉज ये तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ये ऐसे ही जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्योंकि हमारे रोड का जो शेप है वो कुछ ऐसा है, तो हमें लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो इसके मोशन को अगर स्ट्रेट लाइन से हटा के हमें इस रोड के अलोंग अगर एक टर्न लेना है, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट एवरी पॉइंट इसका मोशन स्ट्रेट लाइन ना होके देखिए एक कर्व के अलोंग ही क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में ना जाके स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इसका मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन में जो वर्क करता है, सेम वर्क इज परफॉर्म्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट लाइक दिस। तो दिस point, at this point this vehicle tries to regain its original position, would like to come at this point. The moment it tries to come at this point, force of friction will come into play and it will take this vehicle towards the center of this level curved road. I hope this is clear. तो ऐसा मोशन होगा, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आपका जो व्हीकल है वो सेफली एक टर्न ले लेता है ऑन ए लेवल कर्व रोड। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीकल। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। Suppose this is a vehicle, four-wheeler vehicle, which is taking a turn on this level curve road. तो आप देखिए यहाँ पे कितने फोर्स इस व्हीकल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। You know, now it is very common for you to understand how many forces are acting on this vehicle. This is the force of friction which is acting between the wheels or tire of this vehicle and the road. ठीक है, रोड और टायर्स के बीच में, व्हील्स के बीच में जो फोर्स है जिसकी वजह से ये टर्न ले रहा है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस लेवल कर्व रोड। अगर मैं इसको पूरा एक सर्कल बना लेती हूँ तो देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्व। अब ये है जो एक इसके वेट की वजह से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इस mg के ऑपोजिट किसका होगा, ग्राउंड का रिएक्शन, दैट इज r. So these are the three forces which are acting on this vehicle. अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखें यहाँ पे कैन आई से r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल है उसका जो मोशन है वो इसी सरफेस के अलोंग है, वर्टिकल मोशन तो कोई है नहीं। सो r माइनस एम जी क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखे बेटा, दिस r इज इक्वल टू द एम जी, कैन आई से। अब यहाँ पे देखें ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही ये एक कर्व ले पा रहा है, इस कर्व के अलोंग टर्न ले पा रहा है। सो स्ट्रेट लाइन मोशन से इसको कर्व में, जो कर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो कैन आई से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर अगर इसका मोशन हमें सर्कुलर बनाना है, ठीक है, एक कर्व के अलोंग इसको टर्न कराना है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन से हटा के इसका मोशन हमें कुछ इस
टर्न के अलोंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r एंड दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही होता है हमारे पास। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, और यहाँ से आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू आर। अब देखिए बेटा, ये आपके पास है mv स्क्वायर ओवर r, r याद रखें ये रेडियस है, इसका जो कर्व है उसको अगर हम एक सर्कल कंप्लीट कर ले तो ये उस कर्व का क्या है, रेडियस है। तो ये r है आपके पास, और फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू इंटू आर। यहाँ से ये जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ले रहे हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ले रहे हैं, एंड वी नो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। तो इफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट दैट टाइम वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। इससे ज्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो अब देखें यहाँ से आप रिएक्शन को चेंज कर सकते हो, रिएक्शन को क्या पुट कर सकते हो, m इंटू जी। सो दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r m म्यू m g। m से m कैंसिल, एंड यहाँ से देखें आपके पास v स्क्वायर क्या आ गया, r म्यू g, एंड v अगर देखें तो दिस इज इक्वल टू r म्यू g। देखिए अगर मैंने आपको ये इतनी सारी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन ना दी होती तो हमारा इतना डेरिवेशन से काम चल गया होता, बट ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए इससे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है अलोंग द लेवल कर्व्ड रोड, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो कि मैक्सिमम है, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो नहीं सकता है। सो ये वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी with which this vehicle can go around a level curve road। तो उससे आपका जो व्हीकल है जिस वेलोसिटी के साथ एक कर्व के अलोंग टर्न लेता है, तो उस टर्न के लिए दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज गिवन एज म्यू आर जी। क्लियर है बेटा? तो ये देखिए v की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, इट इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which is between the tires and the road. This is known as coefficient of friction। तो मैंने बताया था v की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रिक्शन के बीच में डिपेंड करेगी। एंड वेयर इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एट सम पॉइंट बिटवीन द टायर्स एंड रोड के बीच में जहाँ पे कॉन्टेक्ट होगा उस कॉन्टेक्ट पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उसी के ऊपर आपकी वेलोसिटी उतनी ही मैक्सिमम हो सकती है। एंड बिकॉज दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल है नहीं, तो ये वेलोसिटी भी क्या है, मैक्सिमम। तो ये मेनली एक तो डिपेंड करेगी आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, दूसरा डिपेंड करेगी व्हाट इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है उस कर्व का, मैंने बताया था ना, ये अगर कर्व है तो इस कर्व को अगर हम कंप्लीट कर ले, एक सर्कल बना ले, तो ये रेडियस, तो ये रेडियस कितना है। क्लियर है बेटा? तो ये है आपके पास क्या, लेवल कर्व्ड रोड।